बैंकिंग गुरु हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, व्यूज़, आइडियाज़ को आम जनता के लिए बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे MCLR एंड EBLR। काफ़ी डिस्कशन इस पे हो रहा है और रोज़ ही हम सुनते हैं इन वर्ड्स को। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है और हमें जिन्होंने लोन ले रखे हैं, किसी ने MCLR पे, किसी ने EBLR पे, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। पिछले कई सालों से डिफरेंट सिस्टम के तहत बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो चार्ज करते हैं वो फिक्स करते रहे हैं। जैसे 2003 से प्राइम लैंडिंग रेट होता था, 2010 में बेस रेट के हिसाब से चार्ज किया जाता था, 2016 में हमने सुनना शुरू कर दिया MCLR, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। अभी 2019 में आके एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट EBLR आ गया है। इन सब का क्या मीनिंग है और ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ MCLR और EBLR ही हम डिस्कस करेंगे, उससे पीछे के सिनारियो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों को गवर्न करता है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट EBR पे रेपो रेट, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी रेपो रेट चेंज करे तो उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट नीचे डाउन द लाइन कस्टमर्स को इमीडिएटली मिले। उसकी वजह से रिज़र्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव, सिस्टम को इम्प्रूव करता जा रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि MCLR क्या है और EBLR क्या है। MCLR जैसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स। बैंक्स अपना लैंडिंग रेट, जिस रेट के ऊपर उन्होंने लोन देने हैं वो फिक्स करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज़ कि अगर उनको एडिशनल 100 रुपीज़ डिपॉजिट के तौर पे चाहिए तो उनको वो किस रेट पे मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स। तो जब भी बैंक्स MCLR का रेट फिक्स करते हैं तो उनका बैकग्राउंड में यही रहता है कि उनको जो डिपॉजिट मिल रहे हैं किस रेट पे मिल रहे हैं। इनडायरेक्टली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट का होगा उसी ट्रेंड के हिसाब से MCLR भी फिक्स होगा। डिपॉजिट के रेट कम हो रहे हैं, MCLR का रेट कम होगा। डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, MCLR का रेट भी बढ़ते जाएंगे। अब जो MCLR फिक्स किया जाता है, क्योंकि डिपॉजिट के रेट डिफरेंट टेन्योर के लिए डिफरेंट होते हैं। 3 महीने का अलग, 6 महीने का FD का रेट अलग, साल का अलग और 3 साल का, 5 साल का अलग होता है। इसी तरह बैंक्स भी MCLR अपना फिक्स करते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल, 3 साल का फिक्स करते हैं। जनरली जब हम होम लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं, बैंक्स MCLR को जो रेट कोट करते हैं वो 1 साल का रेट कोट करते हैं। इसका मतलब क्या रहता है कि बैंक्स का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग फॉर 1 ईयर ये रेट आता है जिसके ऊपर वो आगे भी लोन देते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि जब भी हम MCLR के ऊपर बैंकों से लोन लेते हैं वो 1 साल के लिए फिक्स हो जाता है। उसका नेक्स्ट जब चेंज आएगा तो क्योंकि हमने 1 ईयर MCLR के साथ अपना लोन्स का रेट लिंक किया है, उसका इम्पैक्ट, उसका चेंज ऊपर या नीचे का 1 साल के बाद ही होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अभी जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा कि बैंक अपनी मन मर्जी से जो MCLR रेट चेंज करते हैं इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट कस्टमर्स तक नहीं पहुंचता है। इसलिए क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बैंकों ने खुद कैलकुलेट करनी होती है, रिज़र्व बैंक ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया कि आपको एक एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ, किसी एक्सटर्नल रेट के साथ आपको अपने लैंडिंग रेट्स चेंज करने हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। अब मोस्टली बैंकों ने अपने EBLR को लिंक किया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट के साथ। कहने का मतलब है जब भी रेपो रेट चेंज होगा तो बैंकों का एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट भी चेंज हो जाएगा। फ़र्क क्या पड़ा? MCLR में बैंक थोड़ा बहुत क्वेश्चन उनके पास रहता था कि कब वो MCLR चेंज करें और कैसे चेंज करें। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट आने के बाद फिक्स हो गया कि जब भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट चेंज होगा तो बैंकों को पर फोर्स
अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट चेंज करना ही पड़ेगा और उसका बेनिफिट जो है कस्टमर्स को देना पड़ेगा। अब जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है ये फिक्स होता है 3 महीने के लिए। हर 3 महीने में बैंक्स अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट उसको चेंज करते हैं और उसका इम्पैक्ट देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया हमें कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट डिपेंड्स कि कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बैंक्स या एफडी के रेट्स चेंज होंगे तो वो रेट चेंज होगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपो रेट चेंज होगा तो उसका रेट कम या ज़्यादा होगा। अब रिपो रेट क्या है? रिपो रेट है कि वेरियस बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किस रेट के ऊपर लोन लेते हैं, किस रेट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग करता है बाकी बैंकों को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को पुश करने के लिए, या उसमें अपना क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो मार्केट में है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से अपना रेपो रेट चेंज करता रहता है। अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें MCLR पे लोन लेना चाहिए या EBLR के साथ लिंक करके लोन लेना चाहिए। ये भी पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, हमने ऑलरेडी MCLR के ऊपर लोन ले रखा है, हम एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, हमें क्या करना चाहिए। या हम एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हैं, दूसरे किसी बैंक के कस्टमर हैं और हमें MCLR के ऊपर लोन ले रखा है, हमें उसको शिफ्ट करके EBLR पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहले इसको चीज़ को समझ लेते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए जो बैंक हैं वो MCLR का रेट जब भी चेंज होगा 1 साल के बाद उसका बेनिफिट अपने कस्टमर्स को दे देंगे। कम होगा तो रिड्यूस कर देंगे, बढ़ेगा MCLR तो चार्ज करेंगे 1 साल के बाद। इसी तरह EBLR में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जब भी EBLR चेंज होगा, कम होगा तो रिड्यूस कर दिया जाएगा, बढ़ेगा तो इंक्रीज कर दिया जाएगा हर एक 3 महीने के बाद। मीनिंग देयर बाई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स MCLR पे हैं तो उनका रेट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा विद इन MCLR। EBLR पे हैं तो रेट ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा विद इन EBLR। अब हम चाहते हैं कि हम अपना जो लोन है जो हमने MCLR पे ले रखा है हम उसको शिफ्ट करें EBLR पे लेके आएँ, क्योंकि EBLR MCLR से कम है। अगर आज की डेट में कंपेयर करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MCLR जो है 7% हो गया है और EBLR जो है वो 6.65% हो गया है। मतलब आज अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हमें EBLR के ऊपर 6.65% पे मिलेगा और MCLR के लिंक करके चलेंगे तो 7% पे मिलेगा। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि क्योंकि रिड्यूसिंग रेट्स हैं, मार्केट में रेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, एफडी के रेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, रेपो रेट रिड्यूस हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगले कई सालों तक जब तक इकोनॉमी बूम पे नहीं आती ये सब रेट्स कम होते रहेंगे और हमें रिड्यूस रेट्स का बेनिफिट मिलता रहेगा और हमें EBLR पे ऊपर लेना चाहिए। अब अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, MCLR पे लोन ले रखा है, हम चाहते हैं कि हमें EBLR का बेनिफिट मिले, वो भी बैंक अलाउ कर देते हैं। उसके लिए एक फ़ीस चार्ज होती है जिसे कहते हैं स्विच ओवर फीस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 रुपये की स्विच ओवर फीस देकर हम अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को MCLR से शिफ्ट करा के EBLR में करवा सकते हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन देने से वो हो जाता है। अब अगर हमने किसी और बैंक से लोन ले रखा है, उनका MCLR और EBLR अगर ज़्यादा है और हम उसको शिफ्ट करवाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल रहता है। दूसरे बैंक से एग्जिस्टिंग बैंक्स टेक ओवर भी उसमें कर सकते हैं और इमीडिएटली जो रिड्यूस्ड EBLR है उसका बेनिफिट हम अपने लोन्स को टेक ओवर करवा के हम उसको करवा सकते हैं। एक चीज़ और देखने की है कि कई बार हम जब न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि MCLR 7% हो गया या EBLR 6.65% हो गया और एक्चुअल जब हम जाते हैं बैंकों से लोन लेने के लिए तो वो बड़ा हुआ रेट बताते हैं। ये क्यों होता है तो हम आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि रिपो रेट और EBLR जो फिक्स होता है उसमें एक मार्जिन रहता है जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। आज की डेट में रिपो रेट है 4.40। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्प्रेड रखा हुआ है 2.65, दोनों को मिला के उनका रेट बन गया EBLR दैट इज 7.05। अब उसको और रिड्यूस करके उन्होंने 6.65 कर दिया है। फिर भी जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें 6.65 पे नहीं मिलता है, डिफरेंट रेट्स हमें कोट किए जाते हैं। वो क्यों होता है?
इनके अलावा EBLR के अलावा बैंक्स अपना रेट फिक्स करते हैं क्रेडिट रिस्क प्रीमियम ऐड करने के बाद। अब रेट कैसे फिक्स होता है, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कैसे फिक्स होता है, ये डिफरेंट रहता है। सैलरीड क्लास के लिए और नॉन सैलरीड क्लास के लिए अलग अलग क्रेडिट रिस्क प्रीमियम रहता है। मेल्स के लिए एंड फीमेल के लिए अलग अलग क्रेडिट रिस्क प्रीमियम रहता है। सिबिल स्कोर हमारा 700 से ऊपर है तो अलग रेट रहेगा, 700 से 500 के बीच में है तो अलग रेट रहेगा, 500 से नीचे है तो अलग रेट रहेगा। LTV रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो 80% से कम है अलग रेट होगा, 80% से ज़्यादा डिफरेंट रेट रहेगा। लोन अमाउंट कितना है, 20 लाख है अलग रेट है, 30 लाख है अलग रेट है, 75 लाख है अलग है, 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो अलग रेट आ जाता है। हम टर्म लोन लेना चाहते हैं या ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं, उसके ऊपर भी रेट में डिफरेंस आ जाता है। इन सब के कम्बिनेशन के साथ एक हमारा क्रेडिट रिस्क प्रीमियम बनता है, जो EBLR प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम मिला के हमें एक रेट कोट किया जाता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें जो रेट कोट हो रहा है और जो न्यूज़पेपर्स में रेट आ रहा है उसमें डिफरेंस क्यों आता है। अब ये हो गया कि बैंक्स अपना जो हमें रेट कोट करते हैं वो हमें कैसे कोट करते हैं। अब अगर हमारे सुनने वाले अगर ये चाहें कि इस माध्यम, इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू हम आपकी हेल्प करें, अगर आप दूसरे बैंकों से अपने होम लोन्स को टेक ओवर करा के स्टेट बैंक में लाना चाहते हैं तो हमें उसके अपने कमेंट्स में उसमें भेजिए ताकि हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकें। और आज के सिनारियो में जब गवर्नमेंट, जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि रिड्यूस्ड रेट्स का बेनिफिट एंड कस्टमर तक जाए, होम लोन कस्टमर्स तक जाए, पर्सनल लोन कस्टमर्स तक जाए, SME कस्टमर तक जाए, तो अगर बैंक्स, आपका एग्जिस्टिंग बैंक उसको रिड्यूस रेट नहीं दे रहा है और आपने ये समझ लिया कि आपको EBLR में अपना रेट रखना है और फिर भी आपको रिड्यूस रेट नहीं मिल रहा है, आप उसको बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप उसको टेक ओवर करवा सकते हैं और हम अपनी चैनल के थ्रू आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आप इसके अलावा और किन टॉपिक्स के ऊपर पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस आंसर भी हम कर सकते हैं। थैंक यू।